जय माता दी। मैं शिवांग सत्य गुप्ता अर्थ न्यूज़ स्टूडियोज़ में जो हम सीरीज़ कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स और राजनीति का कड़वा सच, मेरे साथ होंगे रवि शंडू। रवि शंडू, शुरू करते हैं बात करना कि क्या हुआ था, क्यों भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर की जो एक्सेशन हुआ उसको कंप्लीट नहीं किया था, और क्यों 370 जैसा काला अध्याय जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ा गया, और क्यों जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को अलाउ किया गया कंटिन्यू करना 1950 के बाद, जब भारत ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के सभी स्टेट्स में भेजा। इसी में छुपे हुए हैं आज के सारे जम्मू कश्मीर की राजनीति के कड़वे सच के काले अध्याय। तुम्हें यह जान के दुख भी होगा कि जब महाराजा हरि सिंह जी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, उसकी डिफरेंट क्लॉजेस के अकॉर्डिंगली ही सारा काम हो रहा था। मैसूर ने भी किया, सौराष्ट्र ने भी किया, सबने किया, 550 और सबने किया सेम। और 5 मार्च 1948 को महाराजा जी ने प्रोक्लेमेशन के ऊपर भी काम किया। भी अब एक काम आ गया है, अब आप भारत का इंटीग्रल पार्ट हो। महाराजा बीइंग द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो एक्सेशन के बाद भी हेड थे गवर्नमेंट के, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नॉमिनेट करनी थी और उस असेंबली ने फिर अपना कार्यकाल संभालना था और वेट करना था भारत के सरकार के कॉन्स्टिट्यूशन के बनने का। इसी बीच में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, जिनको ट्रस्ट किया गया नेहरू के द्वारा, पटेल के द्वारा, एक हमारे और भी थे उस टाइम पे बड़े वो एक्टिव थे, अयंगर, गोपाला स्वामी अयंगर, इन 3 लोगों के साथ शेख साहब ने जो यहाँ पे षड्यंत्र किया। आज पटेल साहब स्वर्ग में हैं, नेहरू जी भी स्वर्ग में होंगे, ये सब स्वर्ग में है, लेकिन भुगत रही है भारत की, जम्मू कश्मीर की जनता। मैं तो पूरे भारत की जनता बोलूँगा भुगत रही है, क्योंकि भारत की जो ब्लीडिंग आर्म है वो है जम्मू कश्मीर का वो LOC, जो चाइना से भी हमें रिश्ते ख़राब करने का कारण बन रहा है। जो हमारे कहते हैं ना नेबर्स को, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि नेबर्स के साथ चेंज नहीं कर सकते, बट नेबर के साथ आप कन्फ्लिक्ट रख के कैसे आगे बढ़ सकते हो। तो जम्मू कश्मीर का जो ये पूरा कन्फ्लिक्ट जिसको हम बोलते हैं ना, जो बनाया गया, ये जम्मू कश्मीर की राजनीति में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का जो मिसएडवेंचर हुआ उधर से बनाया गया, और आज भी इसको ठीक तरीके से एड्रेस नहीं किया जा रहा है। हिस्ट्री जो है ना वो अब्दुल्ला फैमिली के फेवर में, मैं नहीं कह सकता हूँ कि शेख साहब के फेवर में जाएगी, बिकॉज सच ये आ रहा है कि जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो काम था वो J&K का अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाना तो था ही नहीं, उनका तो एक इंटरिम गवर्नमेंट बनानी थी, और फिर गवर्नमेंट की बनने के बाद जो हमारी नेशनल कॉन्स्टिट्यूंट हमारी असेंबली बनी, जिसने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में लागू किया, उसी ने स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करना था। और उसके बीच में 1949 को प्रोसेस स्टार्ट हो गया। जो भी इंटरिम गवर्नमेंट्स बनी थी विलय के बाद, वो अपने अपने आप को सरेंडर करती गई, इवन हैदराबाद ने भी कर दिया, लेकिन जो हमारी यहाँ की सरकार थी उसको रोका गया। डायलॉग क्या बोला गया कि हमारा जो मैटर है जंग में है, क्योंकि जो आज सवाल LOP साहब से पूछा गया ना, मैं देख रहा था, कोई एक पत्रकार है कश्मीर क्राउन के, उन्होंने बड़े तीखे सवाल पूछे LOP साहब को, और LOP साहब सुनील शर्मा जी जवाब दे रहे थे। तो मैंने कहा शाम के एपिसोड में मैं इसका पूरा जवाब दूंगा कि कश्मीर के हमारे भाइयों को समझ में आए, वैली के, कश्मीर वैली के जो लोग इस चीज़ को हमेशा मिस इंटरप्रेटेड करते थे कि हमारे पे जो है वो थोपा गया जी एक्सेशन को, हमारे को राइट था। राइट जो था वो महाराजा हरि सिंह जी ने खुद दिया आपको, क्योंकि वो 1948 के जब मैं प्रोक्लेमेशन के डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि जो हमारे लोग चुन के आएंगे, जो हमारे लोग एडल्ट यहाँ पे फ्रेंचाइज देंगे ना अपना राइट, जो भी मैच्योर होंगे, बच्चों को तो राइट था नहीं, तो वो डिसाइड करेंगे चीज़ों को, नॉट दी एक्सेशन, कि आगे हमने कैसे रहना है, कानून क्या होने चाहिए, और इन लाइन विद दी नेशनल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स होंगे। तो बड़ा दुख होता है रवि ये देख के कि फैक्ट्स जो है ना हमें ना बताने के लिए किसी ने कोशिश की, और मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, खंगालनी पड़ रही है डॉक्यूमेंट्स, आंखों से पानी आ जाता है जब मैं बैठ रहा हूँ, डॉट्स जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। क्लॉज ऑफ एक्सेशन सामने बता रहा था, तो महाराजा जी ने जब 5 मार्च 1948 को प्रोक्लेमेशन का ऑर्डर दिया, और उसके बाद 49 में वो जो हमारे इंटरिम सरकार बनी हुई थी उसने भी अपने राइट सेंटर करने थे, मैसूर की तरह सारे काम करने थे। लेकिन यहाँ पे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का एडवेंचर आ चुका था, जिसके बेस पे पहले नेहरू जी को एडवाइस किया गया रुक जाओ,
क्योंकि भाई मेरी इलेक्शन नहीं जीतने का चांस बनेगा। अगर जो हिस्सा नजायज कब्जा पाकिस्तान ने करके रखा है ना, वो अगर आ जाएगा तो फिर एनसी और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला यहाँ का लीडर नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ के लीडरों की अपनी सोचें अलग थी। पहले वो रोका गया, नेहरू ने कहा कोई बात नहीं, नेहरू जी को भी लगा ठीक है, पटेल जी को भी लग रहा था यार हमारे लिए और बड़े मसले हैं, लेट द नेहरू साहब डील्स विद इट, क्योंकि नेहरू साहब इनको जानते थे। नेहरू साहब कश्मीरी पंडित थे, शेख मुहम्मद साहब कश्मीरी मुस्लिम थे, दोनों ही कश्मीरी एक सॉफ्ट टच को जानते थे। और उस टाइम तक ये भी क्लियरिटी नहीं थी कि लद्दाख के बीच में, मुझे लगता है पटेल साहब कभी गए होंगे, उनको कोई पता होगा, तो उनके लिए मसले वो थे जो पूरे पैन इंडिया चल रहे थे। मेरा ये आज की एक्सेप्शन है जो तेरे से मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, लोग भी मुझे सुनेंगे, ये बहुत बड़ा रिविलेशन है जो हम अपने अर्थ न्यूज़ के चैनल में बैठ के कर रहे हैं, ताकि अगली जनरेशनें संभल जाएं। उसी इंटरव्यू में एलओपी में बोल रहे थे पास्ट में मत जाओ, जब उन्होंने बोला ना कि इट वाज अ सनातन स्टेट, उन्होंने पास्ट में जो प्रेजेंट की बात को, प्रेजेंट तो 1970 को पास नहीं ना बोलेंगे, 1947 को पास नहीं ना बोलेंगे, वो प्रेजेंट ही है ना। हमारे दादा और हमारे फादर का एज है ना, माई फादर की डेट ऑफ बर्थ 1943 थी, मेरे मदर की 1947 है। तो आप इस हिसाब से समझो कि अगर आज हम ये बात डिस्कस नहीं करेंगे तो 370 को वापस लाने वाले तो लॉजिकली बात करने की कोशिश करेंगे कि हमें मिला था। आपको ये समझना पड़ेगा, पूरा जम्मू कश्मीर लद्दाख तिब्बत के साथ जो नेगोशिएशन हुई थी हमारी ट्रीटी ऑफ चुशुल के तहत, वो सारा एरिया जो है महाराजा जी ने उठाया और एक इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन साइन किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोला, जो नई सरकार बनी है ब्रिटिशर्स के जाने के बाद, हम आपका पार्ट है। एक्सेशन हुआ है, एक्सेशन का इंग्लिश मीनिंग तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। उसके बीच में जैसे इंटरिम गवर्नमेंटें बाकी राजाओं को बनाने का राइट था, वो गवर्नमेंटें बनाई गई, जम्मू कश्मीर में भी बनाई गई, नॉमिनेशन हुई, और प्रोक्लेमेशन राइट जो था महाराजा जी के पास उन्होंने एक्सरसाइज किया। लेकिन जो असेंबली एग्जिस्ट की उसके बीच में पटेल जी, नेहरू जी और ये जो गोपाला स्वामी अयंगर जी, इन्होंने शेख मोहम्मद साहब को रूम दिया ऑन द बेसिस क्या कि हमारा कुछ एरिया वहाँ पे अभी चल रहा है और वॉर अभी चल रही है। इसका मतलब हम जो बोलते हैं 1947 के वॉर के बाद 1965 की वॉर हुई इंडिया पाकिस्तान की, 1971 में हुई और जो 99 में हुई, इट इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ वॉर। वॉर हमारी ख़त्म ही नहीं हुई है पाकिस्तान के साथ, और अगर वॉर ख़त्म नहीं हुई है तो जो यहाँ पे हमने स्टेट का दर्जा देके एक स्पेशल स्टेटस दिया इसको, स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दी, वो लगभग मुझे लगता है रिपलिका था जो पाकिस्तान में षड्यंत्र हुआ। सिर्फ ये था, उधर आज़ाद कश्मीर बोला गया, इधर हमें JNK का पार्ट बोला गया, लेकिन दोनों ही जगह पे वहाँ पाकिस्तान का मिसएडवेंचर था और यहाँ पे गुलाम बनाया गया जम्मू कश्मीर के लद्दाख के लोगों को, शेख अब्दुल्ला एंड इस फैमिली का और उनके सिंपैथाइजरों का। क्योंकि अगर आप कैबिनेट निकाल के देखोगे आपको पता लगेगा हर कैबिनेट में मेन की पोस्टों पे कौन लोग बैठे थे, कोई जीजा था, कोई भाई था, कोई बहनोई था, यही लोग थे ना सारे के सारे बैठे। वो आम जनता कहाँ थी? आम जनता के वो चुनिंदा लोग लिए गए जिन लोगों को पर्सनल बेनिफिट दिया गया, और पूरे का पूरा जम्मू कश्मीर जो है एक पर्सनल, जिसको बोलते हैं प्रॉपर्टी बन के रह गया, सो कॉल्ड सूडोली इलेक्टेड पीपल का। सूडो इलेक्टेड है जब एक साइड की इलेक्शन होगी, अनअपोज लोगों को जिताया जा रहा है, क्योंकि आम कश्मीरी, आम जम्मू का लोग, आम जम्मू कश्मीर के लोग शरीफ लोगों में आते हैं, जिन लोगों को इतनी अच्छी प्रॉस्पेरिटी मिली थी 100 साल में कि उनके लिए प्रॉब्लम थी नहीं। क्योंकि रूल ऑफ जो महाराजा जम्मू के थे वो मान के चलो कि पैन ऑफ इंडिया के हिसाब से बहुत अलग था। ना उनको हैवी टैक्सेस देने पड़ रहे थे ब्रिटिशर्स को, ना उनके लिए कोई प्रॉब्लम थी, पानी के सोर्सेज थे, डैम यहाँ पे बनाए जा रहे थे उड़ी में, बिजली यहाँ पैदा हो रही थी। इन सब के बीच में आप देखो कि प्रॉब्लम कहाँ थी। प्रॉब्लम तब हुई जब पाकिस्तान बना और उसने अटैक किया। अगर वो अटैक भी नहीं हुआ होता पाकिस्तान आर्मी के द्वारा तो आज तो प्रॉब्लम में होते नहीं। तो जो आज की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है ना, वो इन ट्रुथ्स के बीच में जिसको डिस्कस करना जरूरी है। आप क्या बोलते हो? जी बिल्कुल, देखिए आपने भी स्टडी किया, मुझे लगता है 2 दिन से। जो 1947 का समय था वो मैं कहूँगा कंफ्यूजन का टाइम था। क्लियर होगी ना? जी बिल्कुल, उस टाइम पे जो फैसले लेने वाले लोग थे वो भी लाइव सिचुएशन में रह रहे थे और इन्फॉर्मेशन का अभाव था। जिस तरीके से आज हमारे पास फिंगर टिप्स पे इन्फॉर्मेशन सारी अवेलेबल है, मुझे नहीं लगता नेहरू जी के पास इसकी 1% भी रही हो। नहीं, बिल्कुल भी बिल्कुल। तो वो जो थे वो एक गुड फेथ में जो शेख अब्दुल्ला थे उनको ट्रस्ट कर रहे थे, और जिस तरीके से पुराना माहौल बना हुआ था कि वो राजशाही के खिलाफ काम कर रहे थे जो नेहरू साहब थे, तो उन्होंने उस तरीके से अपना भरोसा उनको कंटिन्यू किया। लेकिन उस भरोसे के अंदर अंदर एक शेख अब्दुल्ला को, जब देखिए क्या होता है कि जब एक आदमी अचानक से कुछ उसको मिल जाए, तरक्की मिल जाए, तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि उसका दिमाग जो है वो बदल जाता है।
तो शेख अब्दुल्ला के साथ भी यही हुआ कि उसका दिमाग बदल गया और उसको वो लालच में फंस गया कि उसको लगा कि शायद मुझे इससे भी ज़्यादा कुछ मिल सकता है, क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट को हर किसी को पता है कि हर 5 साल 6 साल बाद, उस ज़माने में 6 साल के बाद होती थी इलेक्शन, हर इलेक्शन जीतनी पड़ती थी, तब आपका राज कंटिन्यू रहेगा। तो वो एक मुश्किल काम है। और अगर आपको कुछ इस तरीके का बने कि ऐसे तो डेमोक्रेसी है लेकिन राज आपका चलेगा, तो वो कुछ इस तरीके के माहौल बनाने में जुट गए, जिसमें कि सबसे पहला स्टेप उन्होंने उठाया जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को उन्होंने शेख नेहरू द्वारा इलेक्ट करवाया अपने बंदे, और उसके अंदर 370 जैसी चीज़ जो ड्रैकोनियन कानून है उसकी सिफारिश की कि ये लगा लेना चाहिए। उसके बाद उनकी हद देखिए, इसी के साथ कंटिन्यू होती है। 53 में ये लागू जब होता है, उसके बाद 53 में कश्मीर कॉन्स्पिरेसी केस, जो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट केस है कश्मीर की हिस्ट्री का, वो उजागर होता है। अगर मैं उस केस के बारे में सिंपली बताऊं तो वो केस ये था कि अमेरिकन एम्बेसडर को जब ये मिले यूएन में, जहाँ पर कि उनको इनको शेख अब्दुल्ला जी को नेहरू द्वारा भेजा गया था, जब उनको वहाँ मिले तो उनके साथ उन्होंने कॉन्स्पायर किया कि हम आपकी 51st स्टेट बन जाएंगे। और अगर बात मानी जाए, जो लोग जानकार है इस मामले के उस जमाने के, वो कहते हैं कि प्लान था, क्योंकि इनको गिरफ्तार भी जो इनको किया था गुलमर्ग से किया गया था उस दिन 53 में, तो प्लान ये था कि वो गुलमर्ग से लोग लेके चढ़ेंगे, वहाँ से जो एम्बेसडर साहब है वो उनको आएंगे, मिलेंगे और इस तरीके से वो इंटीग्रेट हो जाएंगे। ये बेसिकली बात है कि ऐसा होना था। तो उस समय गुलमर्ग में उनको अरेस्ट किया गया शेख अब्दुल्ला को। तो लेकिन देखिए इससे ये मुझे जो समझ आती है वो ये समझ आती है कि एक माहौल, एक काफ़ी कंफ्यूजिंग माहौल था, पार्टीशन का माहौल था, किसी को कुछ समझ नहीं थी कि फ्यूचर क्या होना है, किस तरीके से आगे क्या होगा, राज कैसे चलेंगे। शेख अब्दुल्ला ने इसमें एक चिंगारी डाली और वो चिंगारी इतनी स्ट्रांग निकली कि आज तक भी वो बुझ नहीं पा रही है। अगर ये 370 की आग उस टाइम 1953 में नहीं डाली गई होती तो मुझे लगता है कि J&K जो है वो महाराष्ट्र कर्नाटका की तरह वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस स्टेट्स ऑफ इंडिया में से काउंट होती, जहां पर कि जो कि हम सेंटर के फंड पे डिपेंड नहीं होते हो, शायद यहीं से हम फंड जो है, पैसा जो है सेंटर को देते, क्योंकि हमारे पास सब कुछ था, हमारे पास रिसोर्सेज थे सारे, हमारे पास जो मैन पावर थी, लिटरेसी रेट बहुत हाई था, जो जिस तरीके के काम करने वाले लोग थे, जो महाराजा जी की तरफ से जिस तरीके के मैं कहूँगा कि कानून बनाए गए थे या जिस तरीके की स्कीमें बनाई गई थी या जिस तरीके का डेवलपमेंट का काम चलता था, तो हम काफ़ी आगे थे। लेकिन इस 370 ने एक बेड़ियां बांध दी टांगों में जम्मू कश्मीर की, और एक जो मेजर पॉपुलेशन ऑफ J&K है, 90% पॉपुलेशन जो J&K की थी, उनको एक गलत धारणा में डाल दिया कि शायद जो स्टेट ऑफ इंडिया है, स्टेट ऑफ इंडिया ही ये कह रही है 370 लगाने के द्वारा कि आप अलग है, कि आप जो है, आपकी आबादी जो है, चूंकि आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, तो आपके लिए हमने अलग कानून बनाया है। तो कहीं ना कहीं देखिए, अलगाववाद को बढ़ावा देने में ये कानून जो है सबसे ज्यादा, मैं कहूंगा कि जो सबसे बड़ा हथियार रहा वो ये रहा। और मुझे लगता है कि मुझे प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। आज के समय अगर हम ग्राउंड सिचुएशन देखें तो प्रूफ हमारे सामने है। देखिए पीओके के हालात जो हैं, पीओके के हालात, पीओजेके के हालात जो हैं वो एकदम कश्मीर जैसे हो गए हैं, और कश्मीर के हालात जो है वो एकदम एक मैं कहूँगा एक फ्लरिशिंग इकोनॉमी या जो एक फ्लरिशिंग टूरिज्म डेस्टिनेशन है उसकी तरह दिख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ 6 साल 370 हटने के सिर्फ 7 साल के अंदर अंदर हमने देखा कि जो जियोपॉलिटिक्स थी पूरे खित्ते की, उसमें टेक्टोनिक शिफ्ट देखने को मिला। दैट मीन्स कि जो ये नासूर था 370 का, ये एक बहुत ही वेल थॉट आउट स्ट्रेटजी थी। ये एक ऐसा पॉलिटिकल टूल था जो शेख अब्दुल्ला द्वारा नेहरू जी से करवाया गया, जिससे एक धारणा बनी आम मुसलमान, कश्मीरी मुसलमान में कि देखिए भारत खुद कह रहा है कि हमारे इधर कोई प्रॉब्लम है और आने वाले समय में हमारा फैसला होगा। तो मैं तो कहूँगा कि मैं अक्सर सोचता हूँ कि जिस तरीके की पॉलिटिशियन जो नेहरू साहब थे वो भी बहुत मंजे हुए पॉलिटिशियन थे, लेकिन जब मैं उनकी इंटरेक्शन या जो जिस तरीके का उनका व्यवहार शेख अब्दुल्ला के साथ रहा, मुझे तो लगता है कि शेख अब्दुल्ला जी जो थे वो उनसे करीबन 50 साल आगे की सोच रखते थे, कि जिस तरीके का एक सिंगल कानून, सिर्फ 370 का कानून और ऑटोनॉमी की मांग, इस सारी चीज ने बुनियाद रखी 1989 की जो आतंकवाद की शुरुआत हुई 1989 की, वो शुरुआत की इसकी बुनियाद इसी ने रखी। पॉजिटिवली तुमने एक्सप्लेन किया। मैं थोड़ा सा एक्चुअल डेट्स पे जानना चाहूँगा। मैंने थोड़ा होमवर्क भी किया हुआ इसके ऊपर। देखो जो इम्पोर्टेंट डेट्स निकल के आएंगी ना, वो ये आएंगी
30 अक्टूबर 1947 से लेके 5 मार्च 1948 तक महाराजा हरि सिंह वॉज अ स्टेट हेड आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेक्शन वॉज साइंड. वो सो बहुत पावरफुल, ही वॉज द हेड ऑफ द स्टेट, बट इट हैज़ बिकम द स्टेट ऑफ इंडिया. इट वॉज नो मोर अ प्रिंसली स्टेट. सिंस इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना हुआ था तो राइट्स ऑफ स्टेट्स अभी इवॉल्व होने थे, डिस्कशन होनी थी, और जिस तरीके का अरेंजमेंट था शेख साहब को बनाया गया था प्राइम मिनिस्टर, प्लस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट बनाया गया था, और प्लस 5 मार्च का प्रोक्लेमेशन का जो ऑर्डर था वो भी एग्जीक्यूट चल रहा था. तो जो सब्जेक्ट्स थे हमारी स्टेट के उस 2 सालों में वो चल रहे थे उन्हीं कानूनों के हिसाब से. अगर किसी को लग रही थी, मार रहे थे, कुट रहे थे, उसी हिसाब से चल रहे थे. फिर 20 जून 1949 से लेके 25 जनवरी 1950 के बीच में डॉक्टर करण सिंह जी को रीजेंट बनाया गया महाराजा जी के द्वारा, और महाराज शेख साहब को प्राइम मिनिस्टर, और एग्जिस्टिंग J&K कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क स्टार्ट हो गया रीजेंट वाला. यहाँ पे क्या चाहता है कि जो बाकी स्टेट्स थी जिन्होंने प्रिंसली स्टेट हुई, वहाँ जब महाराजा जी ने एक इंटरम सरकार बना के एक कॉन्स्टिट्यूशन को दे दिया तो उनके अपना कोई भी सिस्टम नहीं रहा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट किया गया, J&K को रोकना पड़ा. यही मैनिपुलेशन आती है कहाँ, किसकी? शेख साहब की, और उस टाइम की मिस इन्फॉर्मेशन की, जिसकी वजह से शेख साहब ने फोर्स किया कि मैं यहाँ पे एज्यूम नहीं करूंगा, मैं नेक्स्ट टाइम जब जैसे हम कड़वा सच की बात कर रहे हैं, मैं ढूंढ के लाऊंगा कि एक्चुअल में क्या ब्लैकमेलिंग की गई थी, क्या जम्मू की जो लीडरशिप थी वो या तो मेरे हिसाब से बिक चुकी थी, या उनको स्पेस नहीं मिल रही थी, क्योंकि महाराजा वॉज अ मोस्ट स्ट्रांग पर्सन. क्यों उनको यहां से बाहर भेजने की सिफारिशों को माना गया? क्या कोई पाकिस्तान के तरफ से, क्योंकि जिन्ना साहब की तब डेथ हो चुकी थी, कोई ऑफर आ रही थी? नेहरू साहब के अलावा तो कोई नहीं जान सकता ना, या पटेल साहब के अलावा कोई नहीं जान सकता. क्या कोई इंटरनेशनल दबाव था J&K के हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे? कुछ तो होगा ना, नहीं तो ऐसी बड़ी गलती कौन करेगा कि जो इतना बड़ा 1,22,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, जिसमें से आपके ऊपर एक जबरदस्ती की वार थोपी गई, और आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो, 1950 में इंप्लीमेंट कर रहे हो, और आप उस कॉन्स्टिट्यूशन में जबरदस्ती 370 की एक क्लॉज डाल रहे हो जो पहले 306 के नाम से इंट्रोड्यूस की गई. हाँ, और उसके बदौलत आप कह रहे हो हमारा राइट ही था, नहीं तो हमारा तो एक्सेशन नहीं होता. क्या नॉनसेंस थी ये, क्या बेवकूफाना हरकतें कर रहे हैं हम एज अ सब्जेक्ट ऑफ दिस स्टेट. हमारे बुजुर्गों को चाहिए था कि ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बच्चे बच्चे को पढ़ाए जाते, कि किस तरीके से हमारी पूरी ग्रोथ रोकी गई, हमारा सारा डेवलपमेंट रुक गया, हमारी बिजली की प्रोडक्शन रुक गई, और भारत हमारा बोझ ढोना शुरू हो गया. हमें ग्रांटें भेज रहा है, पूरे भारत की जनता कमाती है, पैसे जम्मू कश्मीर के लोगों को भेजती है, और हम कहते हैं आप नहीं इधर आना, आप आओगे तो हम आपको आने नहीं देंगे. हम यहाँ पे 370 लगा के बैठे हैं. थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ प्रेजेंट टाइम, जिनको ये समझ में आया कि जब एक्सेशन हो गया था तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जैसे प्रपोजल आती वैसे स्क्वैश करके यहाँ खत्म कर दिया. और अगर जो सवाल आज कश्मीर करण ने पूछा लोधी साहब को, उसका जवाब देता हूँ. उसने कहा जी आप चाहते हैं स्टेट मिले नहीं मिले, मैं वो कश्मीर करण जी के भाई साहब को ये जवाब देता हूँ. हम भी अर्थ न्यूज़ चलाते हैं, ये पत्रकारों का काम होता है टू रिसर्च एंड इन्वॉल्व. क्या जम्मू कश्मीर अगर एक वॉर जोन है इस टाइम पे भी 1947 में जो सिले किया गया, जो गोपाला स्वामी एंगर ने कहा कि वहाँ पे जो हालात हैं वहाँ पे पूरी तरह एरिया हमारे पास नहीं आया, वॉर इज स्टिल गोइंग ऑन, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आई है, लाइन ऑफ LOC. अब ये भी देखना पड़ेगा LOC कब आई, उस टाइम पे इसका क्या रेलेवेंस था, क्योंकि बॉर्डर पे बहुत पोरस है, ये रिश्ते ऐसे थे, चीजें ऐसी थी, ये भी समझना पड़ेगा. और अगर वो अरेंजमेंट था तो 370 लाने से क्या फर्क पड़ेगा? क्यों नेहरू जी ने यहाँ पे पीपल को बोला चुनने के लिए? जब इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन नहीं हुआ तब समझ आ सकती है कि आपको लोगों को कहना है कि भाई चुनो अपनी सरकार. लेकिन जब इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन साइन हो गया, फिर नेहरू जी की क्या मजबूरी थी या पटेल जी की मजबूरी थी कि उन लोगों को 370 की प्रोविजन देनी पड़ी? क्योंकि 5 मार्च 1948 का प्रोक्लेमेशन का अगर हम देखें प्रोसेस, इट वॉज एट पार विद मैसूर. बिल्कुल. तो जब मैसूर के 1950 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनने के बाद मैसूर जो प्रिंसली स्टेट थी वो एट पार विद अदर स्टेट हो जाती है. J&K को कुछ ने रोका था. यहां पे कैच है, वो लीगल नहीं है, वो मैनिपुलेटिव है, जो हम बस्ट करेंगे ना अर्थ न्यूज़ स्टूडियो में बैठ के. वो कैच मुझे ये समझ में आ रहा है कि चूंकि पहले नेहरू जी को UNO भेज दिया गया,
ब्लैकमेलिंग की गई होगी किसी लेवल पे, क्योंकि नेहरू जी को लगता होगा कि लखनपुर से सीधे जाना कश्मीर ही सब कुछ है, उनको लगा जम्मू तो है ही नहीं, लद्दाख उनको ध्यान ही नहीं था, वो कह रहे थे बैरन जगह है। उनकी जो मेमोरीज है जो उन्होंने पढ़ाई की, दे हैव नॉट अंडरस्टूड कि लद्दाख में भी कितने लोग रहते हैं और जम्मू कितना बड़ा डिवीजन है। वो तो जम्मू के लोग घूमे होते हैं, उनको रजौरी पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, ये पूरा एरिया जम्मू का, कठुआ, बसोली, बनी, इनको आइडिया नहीं था इस चीज का। उनको लगता था सिर्फ कश्मीर ही है, जहाज उतरेगा कश्मीर वैली है, उनके लिए कुछ हो रहा ही नहीं है। मेरे ख्याल में लाहौर से उनको कश्मीरी समझ आता होगा। उस वजह से उन्होंने इसको एकदम शेख साहब को ऑन ले लिया बोर्ड पे कि भाई पीपल लिसन टू यू। शेख साहब ने कोई इलेक्शन जम्मू में नहीं जीती, जम्मू को रिप्रेजेंट कभी नहीं किया। अगर उस दिन प्रजा परिषद के सारे लोगों की नॉमिनेशन कैंसिल नहीं होती तो एनसी थोड़ी पावर में आती। और जब डिस्ट्रीब्यूशन और फिर जब एक बार असेंबली आपके हिसाब से बन गई, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले, और आपको राइट मिल गया अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, फिर आप जो मर्जी बनाओ, आप जो भी कानून ला सकते हो, चाहे वो इंडिया पसंद करता है नहीं करता है। क्योंकि भारत इंडिया जम्मू कश्मीर में चल रहा है रणबीर पिनल कोड, इनसे बना भी कुछ नहीं ज्यादा, सिविल राइट्स और सोशल रिफॉर्म्स के लिए तो रणबीर पिनल कोड चल रहा था। और जब रणबीर पिनल कोड यहां था, बाकी स्टेट्स में नहीं था, बाकी स्टेट्स डिपेंड कर रही थी ब्रिटिश लॉज के ऊपर। और जम्मू कश्मीर में हम लोग अपना रणबीर पिनल कोड इंट्रोड्यूस कर चुके थे बिकॉज ऑफ द डोगरा रूलर्स एंड देयर साइट। तो मैं आ जाता हूं कि जब यहां पे ये सोचा गया कि हम वार जोन में हैं, तो फिर इसको फुल फ्लैज स्टेट स्टेटस देना नहीं था, इसको शुरू से यूनियन टेरिटरी रखना था। क्योंकि जब वार है कहीं पे तो डिफेंस सब्जेक्ट सबसे ऊपर हो गया ना। मैं रिपीट करता हूं, जिसको मेरी बात ऑब्जेक्शन लाती है, कम टू मी एंड टॉक टू मी फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर हम ये एक्सेप्ट कर रहे थे गोपाल स्वामी अयंगर कि ये एक वॉर अभी रुकी है, ओवर नहीं हुई है, क्योंकि हमारे बॉर्डर्स तो वहीं तक हैं जहां से हमारे महाराजा जी ने दिए थे हमें स्टेट, तो हमने स्टेट इंडिपेंडेंट तो दी प्लस स्पेशल राइट्स दे दी किन लोगों को जो डिफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल ही नहीं थे। तो क्या आर्मी यहां ढंग से काम कर पाई होगी? क्या आर्मी अपने लिए जमीनें, अपनी डिफेंस इक्विपमेंट को स्टेबल कर पाई होगी? उसको हर जगह ही ऑब्जेक्शन आती होगी। तो यहां पे हमें पूरा चांस था 1965 की जो प्लानिंग थी, क्योंकि आर्मी फुल फ्लेजेड तरीके से यहां पे तभी काम कर पाती कि यहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एट पार विद सेंटर होता। तो अगर यहां पे ऐसा नहीं था तो 370 तो खत्म कर देना चाहिए था सिंगल पेन की स्ट्रोक से। जिस दिन 1953 में नेहरू जी को, शेख साहब को अरेस्ट करना पड़ा, तो उनके द्वारा क्रिएटेड पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही कोलैप्स कर देना चाहिए था पॉलिटिकल। क्यों नहीं किया होगा, यह समझने की बात है। और उसका खमियाजा आज भुगत रहे हम लोग कि जो आम कश्मीरी है, जो हमारा भाई है, हमारे साथ इलेक्शन डालता है, वोट डालता है, वो पूछ रहा है जी स्टेट क्यों नहीं दे रही हो? भाई साहब, अगर ये वॉर जोन से खत्म हो जाए तो स्टेट मिले। अभी एक वॉर जोन है, नेशनल प्रॉपर वॉर जोन बिटवीन टू न्यूक्लियर स्टेट, उसके साथ एक तीसरे किस्म की वार शुरू हो गई जिसको हम बोलते हैं प्रॉक्सी वार, टेररिज्म की। ये दो भूत यहां बैठे हुए हैं, दो भूत ही है ना ये, दे आर द मोर डेंजरस एंड कैंसर, जो पूरे भारत की सिक्योरिटी और सोवरेनिटी को खतरे में डाल के बैठे। सोवरेनिटी तो नहीं कहेंगे, सिक्योरिटी तो थ्रेट में है। अभी 5-6 महीने पहले जो लाल किले के पास बंदे अरेस्ट हुए ब्लास्ट में, उनके रूट्स कहां से निकल रहे हैं? इसी एरिया से निकल रहे हैं। तो जो एरिया इतना वनरेबल हो सिक्योरिटी की वजह से, उस एरिया पे आप क्या चाहते हैं कि वैसी गलती की जाए जो पहले की 1950s में? जब तक कि हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर जीरो नहीं हो जाता, या पाकिस्तान हार जाए या हम लोग उसको हरा दे, जीतना तो भारत नहीं है, तब तक यहां की जो गवर्नेंस है, इसकी एजेंसीज हैं, या सिक्योरिटी है इंटरनल या एक्सटर्नल, वो नहीं दी जा सकती है इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को। और अगर इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर सिंसियर है, अपने लोगों के प्रति कमिटेड है, तो वो इसी रिजीम के अंडर काम करे ताकि 70 साल से किया हुआ जुल्म पूरे एरिया में जो वैली सेंट्रिक था वो कंटिन्यू ना हो। तो सेंटर की सरकार को इस बार की कॉल सोच के लेनी चाहिए। मैं मानता हूं कश्मीरी पत्रकार बड़ा जोर जोर से बोलता है, लेकिन उसको लॉजिकल आना पड़ेगा। जो स्टेट हमें 70 साल मिली ना, 370, वही जड़ है जम्मू कश्मीर और पूरे खित्ते साउथ एशिया की डिस्टर्बेंस का। अगर उसी टाइम यूनियन टेरिटरी होती तो भारत का अधूरा एजेंडा चाहे यूएनओ में प्रोटेस्ट करके, चाहे वॉर करके खत्म किया जाता। ये जो प्रोलॉन्ग किया गया ना, 2 जनरेशनें खत्म हुई हैं इसमें, पॉवर्टी में, अंडर डेवलपमेंट में। और इसका सोल्यूशन यह है कि भारत सरकार सख्ती से बात करे और जो पीओजेके का अधूरा एजेंडा उसके ऊपर अपना काम क्लियर करे, यहां के लोगों के लिए एक स्ट्रांग सिक्योरिटी की अरेंजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर दे, जो कि यूटी में पॉसिबल है।
या फिर कोई नए किस्म का स्टेट अरेंजमेंट आए जो यूनिक प्रॉब्लम है यहाँ की। मेरी बात समझ में है ना, बिकॉज वी आर हैविंग प्रॉब्लम विद टू इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स की तरफ जा रहे हैं, एक तो चाइना के साथ है और एक हमारा पाकिस्तान के साथ है। और आज हमारे साथ हम अगर बीच में से निकल के आ रहे हैं और दूसरी तरफ हम दे रहे हैं, पाकिस्तान ने अपने आप को, देखो ना, जब किसी चीज पे आपका क्लेम नहीं होता है तो आप उसको रखते हो जी, हाँ जी मैंने इसको इंडिपेंडेंट कश्मीर का नाम डाला है, लेकिन उसने इंक्रोच किया हुआ है। हम लोगों ने कहा जी हमने इसको स्टेट दिया हुआ है, लेकिन शेख साहब ने उधर भी डिस्प्यूट रख दिया कि इसमें स्पेशल स्टेटस है। तो भारत सरकार क्या कर रही थी मुझे समझ नहीं आ रहा। और अगर आज मैं यहाँ का बशिंदा हूं, मैं यहाँ पैदा हुआ भारतीय हूं, और अगर मैं चुप करके बैठा था तो मैं अपनी नजरों में अपने को माफ नहीं कर पाऊंगा। हमें कंप्लीट जो आइडेंटिटी है बड़ी मुश्किल से 300 से टूटने के बाद मिली। हमें स्टेट तब चाहिए बाकी स्टेट्स की तरह जब ये वाले डिस्प्यूट जो है पूरी तरह खत्म हो चुके हो, और यहां पे जो पॉलिटिकल मिसएडवेंचर लोगों के दिमाग में बिठाया गया है, जो बोलते तो हम डेमोक्रेसी को मानते हैं, बट उनकी डेमोक्रेसी का मतलब है डेमोक्रेसी इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलीजन। तब तक हमें यहां पे स्टेट देने का मतलब है बाकी सारे लोगों को जो उनके साथ आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, उनके पॉलिटिकल थॉट के साथ, जो नेशनलिस्ट माइंड की हैं। धोखा देने वाली बात। आप क्या बोलते हो? बिल्कुल, देखिए जो मैं तो फिर से वही बोलूंगा कि ये जो सारी बात आपने बोली इसका इस टाइम पे लिविंग प्रूफ है पीओजेके के हालात, कि कोई सोच नहीं सकता था कि पीओजेके में 75 साल जो हमने देखा, 70-75 साल उसको आज़ाद कश्मीर बोला गया। तो आज उनको एहसास हो गया है कि हमको झूठ का आज़ाद बोल के हम तो सबसे बड़े गुलाम है खित्ते के। ना हमें आटा मिल रहा है, ना हमें चावल मिल रहे हैं, और बिजली की रेट तो एक बात है शहर की, लेकिन 60% इलाका बिजली ही नहीं है, पहुंची ही नहीं है बिजली आज तक। और कश्मीर में अभी ट्रेन पहुंच रही, गांव तक ट्रेन पहुंची, और एक डायरेक्ट ट्रेन आने वाली है दिल्ली से श्रीनगर। उससे वो बस सोच के ही वो मुझे लगता है हैरान हो रहे हैं कि उनकी डेवलपमेंट, वो सोच रहे हो कि किसी दिन वो ट्रेन वहां से चले और पूरे कश्मीर में पहुंचे, वो सोच जो पाकिस्तान की ऑक्यूपेंसी में है। बिल्कुल, वो सोच बन रही है। अभी आने वाले दिनों में मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो पीओजेके के लोग हैं वो इस क्लैरिटी पे आ जाएंगे कि वो पीओजेके के हमारे भाई बंधु हैं, हमें उनके साथ, हमारे बुजुर्ग हैं वो सारे, हमने उन फैमिलीज को यहाँ पे वापस लाके सिस्टम को एकदम जोड़ना है। ये स्टेट जो है ये पूरी तरह महाराजा जी के द्वारा बनाई गई, खून दिया गया जम्मू कश्मीर के लोगों द्वारा बनाई गई स्टेट है। इस स्टेट को उसी शेप में वापस चाहिए हमें। अप्रोप्रिएट टाइम क्या है? अप्रोप्रिएट टाइम वही है कि पीओजेके का पूरा ज्योग्राफी जो हमारे साथ जुड़े, 1,22,000 किलोमीटर हमारा सीधा हो, और जब तक ये नहीं होता तो सेंटर अपनी मजबूती से स्टेट के लोगों की प्रोटेक्शन के लिए यहां ताकत से बैठे। और अगर किसी को तकलीफ हो रही है काम करने में, किसी पॉलिटिकल पार्टी को, वो घर बैठे। बिल्कुल, वैसे भी उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा तो था कि भाई जब तक स्टेट में इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, इलेक्शन में लड़ी, फिर उन्होंने फिर क्यों लड़ी? और ये सोच रहे होंगे कि अब ये जम्मू वो पुराना जम्मू है, ये डोडा भद्रवा किश्तवाड़ या रजौरी पुंछ वही है, जो वहां से बोल रहे हैं वो सुनेंगे। हर आदमी सुन रहा है, हर आदमी बोल रहा है। तो जो ये आपने सवाल पूछे थे एलओपी साहब को, मैंने कहा कि ये भी इंपॉर्टेंट है बात करना कि स्टेट क्यों नहीं मिल सकती, क्योंकि ये एक सिक्योरिटी इशू है यहाँ पे, और वो सिक्योरिटी इशू भी डिफेंस इशू है, और वो ऐसा डिफेंस इशू है जो डिफेंस इशू पूरे भारत की सिक्योरिटी को खतरे में डालने का पोटेंशियल रखता है, बिकॉज ऑफ द टेररिज्म और बिकॉज ऑफ द सिंपैथाइजर्स ऑफ टेररिज्म रूलिंग हियर एंड देयर। जेलों में भरे पड़े हैं, अभी भी नौकरियों से निकलते हैं। और जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टी नहीं बोलूंगा, एंटी नेशनल सेंटीमेंट सेंट्रिक पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टीज वो उनको सोचती है कि आम कश्मीरी जो है वो देश से ऊपर अपने धर्म और जात को रखता है, वो गलत है। वो उस आम कश्मीरी की डेफिनेशन गलत कर रहे हैं। कश्मीर के 1600, जम्मू कश्मीर के 1600 पुलिस पर्सनल ने अपनी जान दी है एज पर डीजी साहब स्टेटमेंट। तो क्या उसमें से 70% 80% मुस्लिम नहीं है? बिल्कुल। क्या वो देशभक्त नहीं है? क्या जब 1947 में यहां पे ब्रिगेडियर उस्मान नहीं आए थे, तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी कश्मीर वैली सेंट्रिक, को जवाब देना पड़ेगा कि आप अपनी धर्म की राजनीति को बेस बना के जो मिक्स एडवेंचर 1950 में किए वो 2024 में ट्राई मत करो। डेवलपमेंट की बात करो, एजुकेशन पे काम करो, हेल्थ पे काम करो, और हमारे रिसोर्सेज पे काम करो। झूठ बोलना बंद कर दो। और सेंटर से रिक्वेस्ट है कि इमोशनल बातों में आके कोई गलती मत करना। बड़ी मुश्किल से यहां के लोग जो हैं वो स्टेबल हो रहे हैं। जब तक कि हम पूरी तरह स्टेबल नहीं हो जाते, हमारे को जस्टिस नहीं मिल जाता, करप्शन खत्म नहीं हो जाती, तब तक आप हमें बिल्कुल ध्यान में रखें। नहीं तो जो टूरिज्म रिवाइव हुआ पहलगाम के बाद, अगर ये कहीं स्टेट होती, मुझे लगता है कर्फ्यू भी खुलता 2 महीने 3 महीने। व्हाट डू यू से?
बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली आपने। और जिस तरीके से आपने समझाया कि किस तरीके से 370 और किस गलत तरीके से उसको लाया गया, एक ब्लैक पॉलिटिक्स करके, और जो काला अध्याय था जम्मू कश्मीर की राजनीति का, उसका ये तीसरा एपिसोड था। और हमने आज समझाया कि क्यों गलत तरीके से 370 लाया गया और इसने किस तरीके से हमारी स्टेट को पीछे रखा और एक पर्टिकुलर पॉपुलेस को एक बरगला के गलत दिशा में धकेला। इवन एक खित्ता जो था पीओजेके का खित्ता, वो एक भ्रम में जीते रहे कि भाई हमारा तो नाम ही आज़ाद कश्मीर है, लेकिन वो इस इलाके के सबसे बड़े गुलाम थे। तो ये सारी क्लैरिटीज जो है 5 अगस्त हम अभी आगे भी 2019 के करेंगे, बाद आगे भी हमारी एपिसोड कड़वासा चलता रहेगा। फिलहाल के लिए सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने भुगता है ना, वो कश्मीर के इनोसेंट लोगों ने भुगता है और जम्मू के उन लोगों ने भुगता है जो उनके साथ गए पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। सच बता रहा हूँ रवीश, देखो जो लोग ये सोच रहे थे कि ये फैमिलीज जो है हमारे बारे में सोच रही हैं, वो फैमिली स्वाय अपने बारे में किसी के बारे में सोच ही नहीं रही थी। और उन्होंने जम्मू की उन फैमिलीज को अपने साथ जोड़ा जो अपने बारे में सोच रही थी, जिनको ना जम्मू के गांव की फिक्र थी, ना पानी की फिक्र थी, ना कंडी इलाके की फिक्र थी, आज भी नहीं है। आज भी वो रिजर्वेशन को लेकर इसलिए शोर मचा रहे हैं JNK में क्योंकि उनके अपने बच्चों के लिए प्रॉब्लम है। आम आदमी तो बेनिफिट ले रहा है ना, आम गरीब आदमी तो बेनिफिट ले रहा है ना। हम गरीब आदमी तो यार शुक्र कर रहा है कि कहीं पे मुझे उम्मीद हुई नौकरी मिलने की, जो ST1 ST2 मिला, नहीं तो उन इलाकों में तो गवर्नमेंट नौकरियों की शक्लें नहीं देखी लोगों ने। तो सेंटर की जितनी भी ये पॉलिसीज हैं, मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सख्ती से इनको इंप्लीमेंट करे और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की वही बात सुने जो बात देश हित में है, जो उनके निजी हित में है उसको इग्नोर करे। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि हमने और भी एपिसोड अब करने हैं जब तक कि हम पूरी तरह से अच्छे सामने नहीं ले आते। बिल्कुल। मेरा दर्शकों से भी अनुरोध है कि आपके क्या विचार है इस सारी डिस्कशन के ऊपर, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय माता। जय माता दी।